देखो आज की क्लास में हम लोग पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको लेमैन टर्म में समझो कि कहीं पे भी तुम लोग जाता है मेडिसिन शॉप और कहता है कि एंटीबायोटिक्स दीजिए और तुरंत उठा के खा लेता है, या फिर कोई भी दवाई हुआ तो कम्प्लीमेंट्री तुमको एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है। माँ एंटीबायोटिक्स अच्छी बात नहीं है, एंटीबायोटिक्स बहुत घातक सिद्ध भी होता है बॉडी के लिए, वही सब पढ़ोगे आज की क्लास में। देखो एंटीबायोटिक्स यानी कि बायोटिक्स मतलब तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के लिए यानी कि कोई बैक्टीरिया है उसको हमको किल करना है, इसलिए एंटीबायोटिक्स। दूसरा तुम्हारा क्या हो सकता है, एंटीवायरल भी हो सकता है यानी कि वायरल के लिए किल करने के लिए। वही तरह तुम्हारा एंटी फंगल भी हो सकता है यानी कि फंगस को किल करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? मगर जब तुमको वायरल फीवर होता है और वायरल फीवर में भी तुम लोग एंटीबायोटिक्स खा लेते हो तो कितना बड़ा गलत काम हो रहा है, ये बहुत गलत तरीका है। और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, मगर डॉक्टर का क्या समस्या है, पेशेंट का क्या समस्या है, वो सब जानोगे आज क्लास में, तो समझे। देखो यहाँ पे जो एंटी माइक्रोबियल्स है वो क्या क्या हो सकता है। माइक्रोबियल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिंगल सेल वाला जो होता है, जानते हो सिंगल सेल वाला। तो ये क्या क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकता है, एंटीवायरल्स हो सकता है, एंटी फंगल्स हो सकता है, प्रोटोजुआ भी हो सकता है। प्रोटोजुआ भी तुम्हारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो जिसके विरोध में हम काम करेंगे, जिसके विरोध में हम ड्रग्स तैयार कर रहे हैं, इसलिए एंटीबॉडी लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। यानी कि हमको कोई बैक्टीरिया से हम ग्रसित है तो हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे, यदि हम किसी वायरस से ग्रसित है तो हम एंटीवायरल खाएंगे, यदि हम कोई किसी फंगल से ग्रसित है तो एंटी फंगल वाला चीज़ खाएंगे। ये सब तुम्हारा मेडिसिन का प्रक्रिया है, बात समझे। आज यही हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होगा। वो होता क्या है कि जैसे कि हमने बीटी कॉटन में भी देखा था कि बार बार हम लगा देते हैं तो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और बाद में कुछ नहीं होता है। बाद में तुम जितना भी एंटीबायोटिक खाओ कोई असर नहीं करने वाला है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है जितना, यानी कि बॉडी तुम्हारा बहुत हार्मफुल बहुत दिक्कत होने वाला बॉडी को। अब हमारे बॉडी में हर एक जगह गुड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। अब देखो यदि तुम एंटीबायोटिक खा रहा है यानी कि बैड बैक्टीरिया का इन्फ्लुएंस है, उसको हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। सिंपल समझते जाओ। गुड बैक्टीरिया तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, बाहर से हम दिए, अब जो बाहर से हम दिए वो तुम्हारा गुड बैक्टीरिया को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो चलो ठीक है, इम्पैक्ट किया, चलो अपने जगह पे वो। दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि जो गुड बैक्टीरिया वो भी एंटी रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप कर ले। तो वो यदि एंटी रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप किया तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर जो निगेटिव बैक्टीरिया है वो यदि एंटी रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप कर ले तो बहुत बड़ी बात है, बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो यही समस्या को लेके आज बढ़ेंगे आज क्लास, समझे। क्योंकि हर समय तुम लोग को एक दिल्ली का भी इंसिडेंट बताए थे, तुम लोग को ठीक से याद होगा तो। और हमने ये भी कहा कि 2018 और 19 में एंटीबायोटिक्स बहुत बड़ा हेडलाइंस था तुम्हारा हिंदू पेपर का, याद आया। तो सब चीज़ हम लोग जानेंगे आज क्लास में। देखो तो एंटी माइक्रोबियल्स ये एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, एंटीवायरल्स हो सकते हैं, एंटी फंगल्स हो सकते हैं, एंटी प्रोटोजुआ ड्रग्स भी हो सकते हैं। देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कब, इस तरह का रेजिस्टेंस कब डेवलप्ड होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटोजुआ हो, ठीक है। इसको हम एंटीबायोटिक्स दिए, एंटीवायरल्स दिए, एंटी फंगल दिए, फिर भी नहीं रुका और रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, खत्म नहीं हुआ, रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, तब जाके इस तरह का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। माइक्रोबियल मतलब बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है एंड सो ऑन। इसके वजह से क्या हुआ कि जो मेडिसिन तुम बाहर से ले रहे हो वो इनफेक्टिव हो गया। हम बाहर से मेडिसिन एंटीबायोटिक्स इसलिए ले रहे थे कि जो हमारा बैक्टीरिया जो गलत काम कर रहा था वो कंट्रोल हो जाए। मैं ये बैक्टीरिया तो बाबा उसको इम्यून हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो इम्पैक्ट तो होगा ना। और तुम बाहर से ड्रग्स लोगे तो उसका नेगेटिव असर है कि नहीं है बॉडी पे। इसलिए कहा जा रहा है कि एज अ रिजल्ट द मेडिसिन इनफेक्टिव हो जाता है और इन्फेक्शंस आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो लंबा समय तक रहता है, उसका कोई इलाज नहीं हो पाता, समझे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसको कहते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रोब्स कहते हैं। यानी कि बाहर से ड्रग्स दिए थे मारने के लिए, मैं वो रजिस्ट कर लिया, या उसको सुपर बग्स भी कहा जाता है टेक्निकल टर्म में।
ये सब 2017-18 का बहुत बड़ा मुद्दा था साइंस एंड टेक का, और जनरली भी। बात समझ रहे हो ना? तो ये उसको क्या बोला जाता है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहा जाता है? ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रोब्स मतलब कुछ भी हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? सुपरबग्स कहते हैं। देखो होता क्या है, मैं तुमको अंदर का बात कहता हूँ। देखो बात समझो, यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं किया है। देखो जैसे कि मैंने बोला गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। अब देखो गुड बैक्टीरिया को दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम है, मगर ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया हमको चाहिए बॉडी में। मगर जो बैड बैक्टीरिया क्या है, यदि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया तो उसका जो अपना डीएनए जो है वो दूसरे को भी शेयर करेगा, और बाकी जो बैक्टीरिया जो अभी तक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं किया था वो भी डेवलप करना शुरू कर देगा। तो आस्ते 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 बैक्टीरिया क्या होगा, सब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देगा। तो फिर बाहर से तुम चाहे मेडिसिन खाओ चाहे दही खाओ, बात बराबरी हो जाएगा। तो इतना इतना हैवी डोज खाएगा, तुम्हारा बैक्टीरिया भी नहीं मरेगा, उल्टा तुम्हारा शरीर को ही नुकसान है। इसलिए एंटीबायोटिक्स आंख बंद करके कभी नहीं खाना चाहिए, तुम्हारा इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो जाता है। बात समझे? देखो आगे बढ़ जाओ। देखो एंटीबायोटिक्स का भी दो तरीका हो सकता है, दो स्पेक्ट्रम एक्शन हो सकता है। एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्या होता है नैरो? नैरो मतलब कुछ बीमारी के लिए, उसके लिए आपको पेनिसिलिन और इस तरह का दिया था, नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोग को। दूसरा क्या कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी कि ये दवाई खाएंगे तो लंबा लंबा तक दूर दूर तक बीमारी को असर करेगा। यानी कि बैक्टीरिया से बहुत तरह का बीमारी हो सकता है और अलग अलग बैक्टीरिया आपको ग्रसित कर सकता है। तो यदि लंबा वाला बैक्टीरिया किया है, बहुत अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया आपको परेशान करके रखा है और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा हम इसको एंटीबायोटिक दे तो ठीक होगा, तो उसके लिए हमको लंबा वाला लाना पड़ेगा, लॉन्ग रेंज वाला लाना पड़ेगा, कि कोई भी दिए कोई भी आया बैक्टीरिया मर गया वो। तो उसके लिए कहा जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसमें बहुत सारे हैं, लंबा रेंज कवर करता है। दूसरा देखो नैरो स्पेक्ट्रम, इसमें 3-4 बहुत कम, समझे? देखो एंटीबायोटिक जानते हो तुम लोग, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो चुका है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं। माँ ये दिक्कत है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, वो बात की बात है, माँ हम देते तो इसीलिए देते हैं। अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या कर सकता है, या तो बैक्टीरिया को किल कर सकता है या फिर उसको रोक सकता है कि भाई ग्रोथ मत हो, आप शांत रहो, वहीं तक उसको रोक देगा उसको। वही बोला कि एंटीबायोटिक्स हम दो ब्रॉड भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। समझ में आया ना? ये जो नैरो इसका मतलब छोटा, बहुत कम, इसमें क्या ओनली स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया को टारगेट करेगा एंटीबायोटिक्स, ये टाइप का बैक्टीरिया को ही हम टारगेट कर रहे हैं। मगर जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होगा उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बहुत तरह तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो खा लोगे तो कोई भी है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो लंबा रेंज कवर करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ये बहुत कम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कवर करता है, फर्स्ट वाला। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल पेनिसिलिन है, और पहला जो वर्ल्ड में जो एंटीबायोटिक आया था वो पेनिसिलिन ही है, ये भी जानना होगा तुम लोग को, जो कि तुम लोग जाकर उठा कर मुँह मार लेते हो। देखो यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का यूज़ देखो किस लिए करते जानते हो तुम लोग? अब देखो ये तुमको समझना होगा कि हम तो खाते हैं बैक्टीरिया को मिनिमाइज करने के लिए या ख़त्म करने के लिए या किल करने के लिए, कभी कभी इसको प्रोटोजोआ को भी ख़त्म करने के लिए हम खाते हैं, मगर वायरस के लिए कभी नहीं होता है ये चीज़। मगर गजब बात है कि वायरल फीवर भी आएगा तो हमको एंटीबायोटिक थमा देगा लोग, ये खाइए 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 ठीक हो जाइएगा 2 दिन में। क्यों ऐसा क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। इसलिए इसके पीछे लॉजिक है कि जब हम ये बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हमारा वायरल वाला जो चीज़ है वो भी स्टार्ट होने वाला होता है हमको ग्रसित करने के लिए, तो वो स्टार्ट हो उससे पहले ही एंटीबायोटिक खा लो, वो कंट्रोल हो जाएगा। जो मान लो कि वायरल फीवर, लेट से तुमको वायरल फीवर हुआ, देखो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। वायरल फीवर हुआ, वायरल फीवर में क्या हो, तुम्हारा इम्यूनिटी डिक्लाइन कर जाएगा, तो अब चांसेस है कि तुम्हारा बैक्टीरिया उस तरह का बैक्टीरिया जर्मिनेट हो जाए जो तुमको दिक्कत दे सकता है। तो प्रिडिक्शन के तौर पे क्या है कि तुमको पहले ही तुमको एंटीबायोटिक खिला दिया जा रहा है। मैं हर समय यही चीज़ सोचना भी गलत बात है। समझ में आया क्या बोले हम?
कि वायरल फीवर हुआ है, वायरस की वजह से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एक्टिवेट हो सकता है, इसलिए आप एंटीबायोटिक आप वायरल फीवर में भी खा लेते हैं। मैं हर समय ये बात करेक्ट है, ये बोलना भी गलत बात है। कभी कभी आप 1-2 दिन रेस्ट करते हैं, आपका वायरल फीवर खत्म हो जाता है, कभी कभी 4 दिन में होता है, कभी कभी 10 दिन में होता है, और उसी में तुम एंटीबायोटिक खाता रहेगा तो उसका नेगेटिव असर भी बहुत ज़्यादा होगा पॉजिटिव असर की तुलना में। समझ में आया बात क्या बोले? देखो ये हम क्या करते हैं, ट्रीट और प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और तुम्हारा कहीं कहीं प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स तुम्हारा एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन है पेशेंट्स के लिए जिसका बहुत ज़्यादा वीकेंड इम्यून सिस्टम है। अब वीकेंड इम्यून सिस्टम है भाई, खिला दो पहले, नहीं तो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम कर देते हैं, क्योंकि उसका यदि मान लो कि बाद में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो सकता है उसको, उससे पहले उसको डाइल्यूट कर दो, मिनिमाइज कर दो। तो वीक जो पेशेंट के अंदर जो वीक इम्यून सिस्टम है उसके लिए भी हम इस तरह का व्यवस्था करते हैं। अब देखो सर्जरी के टाइम में तो एंटीबायोटिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्जरी जो होता है उसमें एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, समझे, हर समय यूज़ होता है। एनिमल हस्बेंड्री में भी होता है, जो पशुपालन होता है उसमें भी होता है तुम्हारा। ये एज अ ग्रोथ सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक दे के क्या करते हैं, जैसे दूध हुआ बढ़ गया, और उस तरह हम यूज़ करते हैं लाइफ स्टॉक में, ताकि ओवरऑल हेल्थ ऑफ एनिमल्स का भी इंप्रूव रहे, ठीक है, हायर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मिल्क और मीट प्रोड्यूस हो करते हैं भाई। इसका नेगेटिव असर भी है। तो ये तो तुम्हारा यूज़ हुआ। अभी ये सवाल पूछा जा रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये इंडिया का नहीं ग्लोबल कंसर्न है। यानी कि अब देखो जो बैक्टीरिया क्रिएट हुआ, जो नेगेटिव बैक्टीरिया है, अब उसके लिए बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ फिर ड्रग्स लेने का बाहर से? और ये समस्या केवल भारत का नहीं है। कुछ साल पहले WHO ने बोला कि ये ग्लोबल कंसर्न है, इसलिए वहाँ पे दिया गया कि ये ग्लोबल कंसर्न है। WHO ने बोला है, अपने स्टेटमेंट में बोला है ये चीज़। तो देखो कॉमन और सिंपल इन्फेक्शियस डिजीजेस कम डिफिकल्ट टू ट्रीट रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग इलनेस, डिसेबिलिटी एंड इवन डेथ। बोल रहा है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि सिंपल इन्फेक्शियस डिजीजेस वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफरेंट हो जाता है, लंबा तक वो इलनेस बना देता है आपको, और इसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाता है। बात समझे? यानी कि हम तो मेडिसिन बाहर से खा रहे थे, वो अंदर का जो डिजीज है यानी कि जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ था या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ था, वो तो मरा ही नहीं, वो ऐसे ही पकड़ के रहा। शुरू में लग रहा था कम इन्फेक्शन है, और वो हमारा बॉडी रजिस्ट कर लिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रजिस्ट कर लिया, बाहर का ड्रग्स बात ही नहीं मान रहा है वो, और आस्ते 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 एक ऐसा समय आया चल दिया। तो ऐसा भी इस लेवल तक भी बात जा सकता है। दूसरा देखो, जब तक हम इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स नहीं करेंगे तब तक प्रोसीजर जैसे सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, डायबिटीज़ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की हो जाएगा। मान लो कि किसी का सर्जरी करना है और एंटीबायोटिक बाहर से दिए, काम ही नहीं किया उसके ऊपर, कैसे सर्जरी करोगे? मैटर तो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। किसी का ऑपरेशन हो रहा है, एंटीबायोटिक्स दिए और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो रो देगा वो अपना ऑपरेशन देख के। समझ में आ रहा नहीं चीज़? तो बहुत रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ, अब ये जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या आपका कॉस्ट ऑफ हेल्थ बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा आपको टर्सरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, अलग से मेडिसिन आपको क्रिएट करने होंगे, अलग व्यवस्था क्रिएट करना होगा, आपको लंबा समय हॉस्पिटल में रहना होगा, आपको लंबा समय ICU रूम में रहना होगा, क्योंकि आपका एंटी ड्रग्स मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है बॉडी, आपको चाहिए वेंटिलेटर पर बैठे हुए हो, फिर दवाई खा रहे हो, काम ही नहीं कर रहा है बॉडी में। तो बहुत बड़ा समस्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। माइक्रोबियल है माय डियर स्टूडेंट, माइक्रोबियल में तुम्हारा एंटीबायोटिक्स भी आ सकता है, एंटी फंगल भी आ सकता है, एंटी प्रोटोजोआ भी आ सकता है, एंटीवायरल भी आ सकता है, इसलिए माइक्रोबियल दिया गया है यहाँ पे। समझ गए ना? मैं जो ज़्यादा चिंता है हमारा वो एंटीबायोटिक्स की तरफ चिंता है। एंटीबायोटिक्स ऐसे कि जैसे महालैक्टो बेचता है उस तरह का स्थिति है तुम्हारा मेडिसिन दुकान में, कहीं पे भी जाएगा एक तो तुमको कम्प्लीमेंट्री मिल ही जाएगा। अभी जाओ तुम, अब देखो क्या है, इससे क्या होता है, कॉजेस, क्यों इस तरह का एंटी माइक्रोबियल तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है, क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न देखो, इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को जो यूज़ करे वो गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। बात समझे? एग्जाम्पल देखो इसमें कि मेन रीजन फॉर द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज देयर मिसयूज। हम उसको मिसयूज़ करते हैं, किस कैसे? अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है एंटीबायोटिक्स का। बताओ वायरल इन्फेक्शन के लिए तुमको एंटीबायोटिक्स क्यों चाहिए, जो मैं बोल रहा था शुरू में, बिल्कुल नहीं चाहिए तुमको।
फ्रीक्वेंट प्रिस्क्राइब करो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला तुमको चाहिए। अरे भाई वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला ठीक है, फंस गया तो ठीक, अच्छी बात है, आप खाते रहोगे तो इम्यून हो जाएगा नीचे वाला आपका बॉडी, जो माइक्रोबियल है आपका अंदर वो इम्यून हो जाएगा, ठीक है। अब हम नैरो स्पेक्ट्रम को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, हम करते हैं किसको, ब्रॉड स्पेक्ट्रम को। ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो बहुत सारे कवर करता है। अब मान लो कि कोई भी हुआ तो वो पूरी तरीके से रेजिस्ट हो जाए तो आने वाले फ्यूचर में तो वो तुम्हारा पूरी तरीके से रेजिस्ट हो गया। बताओ, एक तो है कि पेशेंट जो है, मरीज है, वो डॉक्टर का बात मानेगा नहीं, डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा कि हमको दवाई लिखे, डॉक्टर बोलेगा 2 दिन रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो, ठीक हो जाओगे। तो बाद में पेशेंट बोलेगा कि ये डॉक्टर है कि फर्जी है, विश्वास ही नहीं करेगा उस पर। तो वही बोला जा रहा है कि पेशेंट्स मान ही नहीं रहा है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करा वो मान ही नहीं रहा है। और उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन खुद इंटरनेट से पढ़ के देख लिया कौन सा बेस्ट होता है, एंटीबायोटिक्स मंगवा रहा है ऑर्डर करके, इतना थाक था और फोटो खींचा के सेल्फी में डाल रहा है। तो इस तरह का सब बात है ना। तो पहला है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। दूसरा देख लो, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एग्रीकल्चर में हम गंदे तरीके से यूज़ करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ करते हैं। देखो अब बताओ, एंटीबायोटिक्स तुम फ्रूट्स के ऊपर छींटते हो, वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर छींटते हो ताकि तुम्हारा इन्फेक्शन से तुम बच सको। मैं देखो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया क्रिएट हो जाएगा जो रेजिस्टेंट होगा, और ये फूड चेन सिस्टम है जो घुस जाएगा आपके अंदर। एंटीबायोटिक्स आर वाइडली ओवर यूज्ड, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत ज़्यादा, वेटरनरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका यूज़ मिनिमम होना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तभी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होना चाहिए, यूज़ बिल्कुल होना चाहिए, मगर कम होना चाहिए। और देखो आप बताओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखो ये भी समझना होगा तुमको, ये बहुत अच्छा दिया गया है। ये देखो डायबिटीज़ है, बड़े बड़े बीमारी को लेके ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है पूरा वर्ल्ड में, मगर एंटीबायोटिक्स के ऊपर ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होता है। ये भी कारण है कि हम इतना कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं इससे रिलेटेड। देखो तो बोला कि एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटीबायोटिक्स उतना नहीं होता है, वही बोला कि एंटीबायोटिक्स जो है कि वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना आपका क्रोनिक जैसे डायबिटीज़ है, ये साइकोट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये क्या है लंबा समय तक लिए है। तो लंबा समय के लिए है तो मेडिकल फील्ड में वो ज़्यादा पैसा क्रिएट करता है, डायबिटीज़ क्रिएट करना, शुगर क्रिएट करना। मगर जो ये एंटीबायोटिक्स का ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए फार्मा कंपनी जितने हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं खर्च करते हैं एंटीबायोटिक्स पे। कहते कि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा मेरा, क्यों करें, इससे अच्छा डायबिटिक 1 वाला करेंगे, शुगर पे करेंगे, क्योंकि उस पर रुपया बनेगा, बल्क ड्रग्स बनेगा। तो एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक कुछ समय के लिए है, बहुत सम एक दिन खाया ठीक हो गया। दूसरी बात है देखो वहाँ पे रेगुलेटरी लैप्सेस। अब देखो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। ओवर द काउंटर, अब बताओ तुम जाओगे तुरंत तुमको मेडिसिन दुकान पे काउंटर पर मिल जाएगा, तुम देखेगा एकदम पहले दवाई सर दर्द से पहले तुम्हारा एंटीबायोटिक ही दे देगा वो, ये ज़रूर खाना, ये खाना नहीं खाना बात का बात है, ये खाना। तो वही बोला कि आराम से इजीली काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स है इंडिया में। और ये बिगेस्ट तुम्हारा प्रॉब्लम है कि एंटीबायोटिक का इतना मिसयूज़ हो रहा है भारतवर्ष में, समझ रहे हो ना। इसलिए एंटीबायोटिक खाने से पहले 50 बार सोच लेना कि सही है कि नहीं है। देखो तो और भी इसमें देखो, फाइटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे करोगे, नॉर्मल आदमी कैसे लड़ सकता है इससे, बेटर हाइजीन करके, क्योंकि आपको प्रिवेंट करना होगा इन्फेक्शंस को, तो आपका सराउंडिंग बेस्ट हो। दूसरा क्या है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, बेस्ट होना चाहिए। कल का पानी गलती से ही मत पियो। और सी तुम्हारा वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, अच्छी बात है, खत्म हो जाएगा। वैक्सीनेशन ज़्यादा बेस्ट फॉर्म है एज कम्पेयर टू एंटीबायोटिक्स, समझे। अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल का जिम्मेदारी क्या बनता है, आदमी का जिम्मेदारी क्या बनता है कि वो एंटीबायोटिक तभी यूज़ करे जब उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो वो अपना हिसाब से करेगा, बिल्कुल सही बात है। एंटीबायोटिक का जितना भी आपको डोसेस दिए जाते हैं, कोर्स दिया जाता है, आप उसको पूरा खाएं, आधा खा के मत छोड़ो। आधा खा के छोड़ोगे तो हो सकता है पूरे तरीके से बैक्टीरिया उस समय तक वो क्रिएट कर ले, रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले। पूरा खाओ हो सकता है बैक्टीरिया किल भी हो सकता है। तो कोर्स को पूरा करना चाहिए। एंटीबायोटिक किसी को भी ऐसे नहीं दे देना है। सी स्टॉपिंग द यूज ऑफ एंटीबायोटिक एज अ ग्रोथ प्रोमोटर। जो फार्म एनिमल में, एनिमल हस्बेंड्री में तुम देख रहे थे कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए धड़ल्ले से यूज़ किया जा रहा था, ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, समझ गए। अब देखो उसमें क्या और भी क्या हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए क्या, ये तो कॉमन पीपल के लिए, हम लोग के लिए ज्ञान है। जो हेल्थ केयर वर्कर यानी खुद उसमें स्वयं नर्स है, डॉक्टर है,
उसके लिए क्या जरूरी है कि जब जरूरी है एकदम, जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप प्रिस्क्राइब करिए, ऐसे मत करिए, ठीक है। राइट एंटीबायोटिक्स बताइए उसमें, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला मत दीजिए, वो नैरो वाला दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और पॉलिसी जो भारत सरकार ने जो डिसाइड किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, उसके हिसाब से दीजिए। और इतना इजी अवेलेबल नहीं होना चाहिए मेडिकल शॉप में एंटीबायोटिक्स। लास्ट देखो, ये पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी मेकर है, जो बनाएगा इसके ऊपर, वो क्या करना चाहिए उसको कि ये काउंटर जो मिल जाता है हमको, काउंटर में जाके तुरंत जाते हैं, मेडिसिन मिल गया, इस तरह का चीज़ बैन कर देना चाहिए। इस पर नेशनल प्लान होना चाहिए, गाइडलाइंस होना चाहिए कि कैसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ख़त्म करें। और बड़ी बात है कि कॉर्पोरेट्स को या इंडस्ट्री को इनकरेज करना चाहिए कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए एंटीबायोटिक्स पे। जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उतना ही हम बेस्ट बना पाएंगे और उतना बेस्ट अवेयरनेस दुनिया में हो पाएगा। समझिए बात को ना, दैट्स इट।